जय हिंद एवरीवन। तो हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर की श्रृंखला में आज है हमारी क्लास नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला है, निम्नलिखित में से जुताई की प्रक्रिया क्या है। तो जुताई की प्रक्रिया मिट्टी को ढीला करना और पलटना होता है। जुताई कृषि की प्राथमिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मिट्टी को ढीला किया जाता है और पलटा जाता है। इसमें मिट्टी में हवा का संचार बढ़ता है और गहराई तक जा पाती है या और पोषक तत्व ऊपर आ जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की उपाधि दी गई है। तो इसको जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड को जो है वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार की उपाधि दी गई है। राइट लाइवलीहुड अवार्ड को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 1980 में जैकब वॉन उक्सकुल द्वारा की गई थी। यह पुस्तक उन लोगों को दिया जाता है जो व्यावहारिक और अनुकरणीय संसाधनों के साथ आज की सबसे जरूरी चुनौतियों का सामना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना को पहले किस नाम से जाना जाता था। तो प्रधानमंत्री को पहले जो है ग्रामीण आवास योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। इसकी शुरुआत जो है 1985 में हुई थी। वर्ष 2016 में सरकार ने इसका पुनर्गठन और पुनरुद्धार करके प्रधानमंत्री आवास योजना नाम कर दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 4, 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस विशिष्ट सत्र में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIU की स्थापना के लिए घोषणा की गई थी, जिसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के छठे विशेष सत्र में विकासशील देशों के हितों को बढ़ावा देने के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की ऐतिहासिक घोषणा की गई थी। तो अपना आंसर आ जाएगा छठे में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, G20 19 देशों और किस वैश्विक संघ की सरकार और केंद्रीय बैंक के गवर्नर द्वारा रचित एक वैश्विक ब्लॉक है। तो ये है EU भी शामिल हो गया था जब इसमें भारत में जो है अध्यक्षता हुई थी। EU जो है यूरोपियन यूनियन शामिल हुआ था। G20 समूह 19 व्यक्तिगत देशों और यूरोपीय संघ से मिलकर बना है। हाल ही में इसमें अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया गया है, परंतु हाँ, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, 19 देश और EU शामिल थे। तो ये चीज़ें EU जो है 2023 में शामिल हुआ है जब भारत में G20 की बैठक आयोजित हो रही थी। आसियान कंबोडिया के वर्तमान महानिदेशक और आसियान के महासचिव कौन है। तो ये है 14 से चीफ है। पुराना क्वेश्चन ये, तो इसको जाने देते हैं। निम्नलिखित में से भूटान और म्यांमार की आधिकारिक राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी है। तो ये है भूटान की न्यूज़ टैगल हो गई और न्यूट्रम हो गई और म्यांमार की होगी क्यात। भूटान की राष्ट्रीय मुद्रा निगुल्ट्रम और म्यांमार बर्मा की राष्ट्रीय मुद्रा जो है वो क्यात है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। ब्लू लाइन मुख्य रूप से लेबनान और किस देश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमांकन रेखा है। तो ये है इसराइल के बीच। ब्लू लाइन जो है लेबनान और इसराइल के बीच एक सीमांकन रेखा है। ब्लू लाइन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जून 2000 में लेबनान और इसराइल के बीच खींची गई एक सीमांकन रेखा है, जिसका उद्देश्य यह निर्धारित करता है कि इसराइल पूरी तरह से लेबनान से हट गया है। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रधान माध्यम रेखा विश्व के कुल कितने महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो ये गुजरती है, प्रधान माध्यम रेखा दुनिया के 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। तो 3 अपना आंसर आ जाएगा, यूरोप, अफ्रीका और अंटार्कटिका। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार किस मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय रूप से कार्य करता है। तो ये करता है सूक्ष्म एवं लघु और मध्यम मंत्रालय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग भारत सरकार में सूक्ष्म और लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अधीन कार्य करने वाली एक वैधानिक संस्था है, जिसकी स्थापना 1956 के अधिनियम के तहत हुई थी। ये चीज़ ध्यान में रखना।
क्वेश्चन नंबर आता है 11। कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक किस वर्ष में लाया गया था, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे, तो ये जो है यह ऐतिहासिक और विवादास्पद कृषि विधेयक वर्ष 2020 में संसद में पेश द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों को इस सत्ता जी ने बाद में किसान आंदोलन में वापस ले लिया गया था। तो ये जो है 2020 में आया था और इसको वापस ले लिया गया था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से किस वर्ष मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 दिसंबर 1916 में आयोजित कांग्रेस और मुस्लिम लीग के संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसकी मुख्य उपलब्धि कांग्रेस के दोनों धड़ों का पुनर्वलोकन और लीग के साथ समझौता था, नरम दल और गरम दल के बीच। क्वेश्चन नंबर 13। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रसिद्ध वाक्य निम्नलिखित में से किसका है? हु लिव्स ऑफ इफ इंडिया डाइज, यदि भारत मरता है तो कौन जीवित रहेगा? तो ये जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रसिद्ध वक्तव्य है ना। यह प्रसिद्ध कथन भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है, जो उन्होंने देश के विकास और एकता को सर्वोपरि रखने के संदर्भ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की पुरुष क्रिकेट समिति के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये उस समय थे ग्रेग बर्कले है, लेकिन अभी तो इसको जाने देते हैं, पुराना क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 15। पोवड़ा लोक संगीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पारंपरिक शैली से संबंधित है? तो पोवड़ा राज्य जो है वो है भाई साहब, पोवड़ा महाराष्ट्र का एक पारंपरिक लोक संगीत रूप है जिसमें ऐतिहासिक नायकों की वीरता, युद्ध कौशल और साहसिक गाथाओं को काव्यात्मक रूप से में गाया जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा पोवड़ा, जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में। माना जाता है कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में स्थित शाही किला की एक विशिष्ट पेंटिंग ने भारत के विश्व प्रसिद्ध स्मारक के डिजाइन को प्रेरित किया था। तो ये है ताजमहल को प्रेरित किया था। बुरहानपुर के शाही जिले में बनी शाहजहाँ की बेगम मुमताज महल की एक खूबसूरत पेंटिंग इसकी वास्तुकला की आगरा के ताजमहल मुख्य डिजाइन और प्रेरणा स्रोत के रूप में देखा जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। 17 नंबर। मध्य प्रदेश का कौन सा भारतीय जनजातीय गांव जो है कांच के मोतियों की पारंपरिक खूबसूरत गलसन माला के निर्माण के लिए देश भर में जाना जाता है? तो ये है आधार कांच। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले का भिलाना जनजाति बहुल्य गांव आधार कांच के मोतियों से बनने वाली पारंपरिक और कलात्मक गलसन माला के हस्तशिल्प निर्माण के लिए विख्यात है। तो अपना आंसर आ जाएगा आधार कांच। ऐतिहासिक रानी अहिल्याबाई होलकर का किला और भव्य महल मध्य प्रदेश के किस शहर में नर्मदा नदी के तट पर स्थित है? अहिल्याबाई होलकर का जो है महारानी अहिल्याबाई होलकर के ऐतिहासिक किला और राजगढ़ मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर में नर्मदा नदी के तट पर सुगम तट पर स्थित है। यह स्थान अपनी महेश्वरी साड़ी के लिए जानने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आ जाएगा अपना आंसर महेश्वर। क्वेश्चन नंबर 19 आता है पर्यावरण पर सुरक्षा पर आधारित प्रसिद्ध कानून पुस्तक द कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द ईयर एक्ट 1981 के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हैं डॉक्टर के खंडेलवाल। इस प्रसिद्ध विधि पुस्तक के लेखक डॉक्टर के खंडेलवाल हैं, जिसमें वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के कानूनी प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या की गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। भारत की सबसे गहरी और सक्रिय सोने की खदानों में से हड्डी गोल्ड माइंस किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित कर्नाटक में। हड्डी गोल्ड माइंस कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। भारत की प्रमुख सोने की खदानें हैं। देश के प्राथमिक सोने का उत्पादन करने वाली सबसे पुरानी खदानों में से एक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 21। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से ठोस कचरे की श्रेणी में शामिल नहीं किया गया जाता है? तो रेडियोधर्मी सामग्री को जो है ठोस कचरों में शामिल नहीं किया जाता।
पेंट, तेल, धातु, स्क्रैप और खिलौने घरेलू और औद्योगिक ठोस कचरे के भाग हैं, जबकि रेडियोधर्मी सामग्री को इसके अत्यधिक घातक स्वभाव और विशेष परमाणु सुरक्षा मानकों के कारण परमाणु अपशिष्ट के रूप में अलग से वर्गीकृत किया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 22, प्राणी जगत में वे कौन से आदिम जंतु हैं जिनका शरीर शिथिल रूप से एकत्रित कोशिकाओं से बनता है? इनमें से कौन वास्तविक ऊतक नहीं बनाते और न ही इनमें कोई पाचन गुहा पाई जाती है? तो पैराजोआ उप पैराजोआ पैराजोआ उप जगत के जंतुओं का शरीर कोशिकीय स्तर का होता है। इसमें कोशिकाएं ढीली जुड़ी होती हैं और उसमें ऊतक, अंग या कोई आंतरिक पाचन गुहा नहीं पाई जाती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो अपना आंसर आ जाएगा पैराजोआ। क्वेश्चन नंबर 23, जीव विज्ञान के लक्षणों को पहचानिए। मैं केवल फेफड़ों से सांस लेता हूँ और मेरे पास 3 कक्षों वाला दिल है। यह जीव और उसका वर्ग कौन सा है? तो यह जाएगा यूरोमैक्टिस रेतसिप्किली, और जो वर्ग है उसका वो है सरीसृप। यूरोमैस्टिक्स या लैंड लिजार्ड सरीसृप वर्ग का एक जीव है। सरीसृपों का हृदय मुख्य रूप से 3 कक्षीय, 2 आलिन, एक आंशिक रूप से बटा निलय होता है और ये केवल फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। और मगरमच्छ इसका अपवाद है जिसमें 4 कक्ष होते हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो वैश्विक ऊष्मन के लिए जिम्मेदार है? तो ऊष्मन के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी के वायुमंडल ग्रीन हाउस गैस है जो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं, जिसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। चिकित्सा विज्ञान के अनुसार मानव शरीर का तापमान कितना होता है और थर्मामीटर की रीडिंग कितने से अधिक होने पर व्यक्ति को क्लिनिक बुखार होना माना जाता है? तो मानव शरीर का सामान्य औसत तापमान जो है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी जो है 36 डिग्री सेल्सियस होता है। यह जब शरीर का तापमान थर्मामीटर पर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या उससे अधिक दर्ज किया जाता है तो चिकित्सक की भाषा में व्यक्ति को पायरेक्सी या बुखार फीवर माना जाता है। तो आपका आंसर आ जाएगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। वर्ष 1800 में किस प्रसिद्ध ब्रिटिश रसायनज्ञ ने पहली बार यह प्रदर्शित किया था कि यदि इलेक्ट्रॉन को पानी में डुबोकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं? तो ये सबसे पहले जो है विलियम निकोलस ने वर्ष 1800 में किया था। तो अपना आंसर आ जाएगा विलियम निकोलस। वर्ष 1800 में ब्रिटिश रसायनज्ञ विलियम निकोलस और एंथनी कार्लिसेल ने पहली बार जल का विद्युत अपघटन खोजा था। उन्होंने दिखाया कि विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड ऑक्सीजन और कैथोड जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। मानव कानों की श्रवण सीमा के अनुसार कितने हर्ट्ज से कम आवृत्तियों की इन्फ्रारेड ध्वनि का पता मानव कान द्वारा नहीं लगाया जा सकता? तो ये जो है 20 हर्ट्ज से कम जो चीज़ें होती हैं वो मानव कानों द्वारा पता नहीं लगाया जा सकता। मानव कान केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंग को ही सुन सकते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को ध्वनियों को अपश्रव्य कहा जाता है जिन्हें इंसान नहीं सुन सकता। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 28, रसायन विज्ञान में अत्यधिक प्रयुक्त होने वाले कार्बनिक यौगिक आइसोप्रोपिल एल्कोहल का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है हाथ स्वच्छकारी हैंड सैनिटाइजर में। कोरोना के समय बहुत यूज हुआ ही है ना, तो ये ध्यान में रखना है। आइसोप्रोपिल एल्कोहल रबिंग एल्कोहल एक उत्कृष्ट रोगाणु रोधक और कीटाणुनाशक यौगिक है। इसका उपयोग व्यापक रूप से जो है बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करने के लिए हैंड सैनिटाइजर और सर्जिकल स्प्रे बनाने में किया जाता है। लद्दाख में शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले संस्थान स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट के मुख्य संस्थापक कौन? तो ये सोनम वांगचुक जो है
ऐसे स्कूल वहाँ पे हैं जहाँ पर अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पाता है या फेल होता है तो वहाँ बच्चों को लाया जाता है और तैयारी किए जाते हैं। लद्दाख के प्रसिद्ध शिक्षा सुधारक पर्यावरणविद और नवाचार सोनम वांगचुक ने वर्ष 1988 में सैकमूल की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य लद्दाख के पहाड़ी पहाड़ी बच्चों के लिए व्यवहारिक कौशल आधारित और संस्कृति अनुकूल शिक्षा व्यवस्था का निर्माण करना था। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, पृथ्वी के वायुमंडल की प्राकृतिक गैस संरचना के अंतर्गत शुष्क हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की कुल प्रतिशतता लगभग कितनी पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 0.03%। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन लगभग 21% पाई जाती है। इसके बाद जो है आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 0.03 से 0.04%। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चौथे नंबर पे आती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन शरीर में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद करके चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में अनिवार्य रूप से सहायक है? तो ये तो विटामिन के हो जाएगा ना। विटामिन के जो है यकृत में उन प्रोटीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है जो रक्त के स्कंदन को थक्का जमाने में सहायक होते हैं। इसकी कमी से चोट लगने पर रक्त का जो है बहना बंद नहीं होता। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 32, जलवायु परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारी मानसून वर्षा के बाद आने वाले अपेक्षाकृत शुष्क शीतल के दौरान निम्नलिखित में कौन सी रबी मौसम की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो ये रबी मौसम के लिए जो है गेहूँ। गेहूँ भारत की एक प्रमुख रबी फसल है जिसे अक्टूबर नवंबर सर्दियों की शुरुआत में बोया जाता है और अप्रैल मार्च में काटा जाता है। और चावल, मक्का और कपास मुख्य रूप से जो है खरीफ की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 33, पादप जनन के कायिक प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पौधा स्टोलन या ऊपरी भूस्तरीय के माध्यम से प्राकृतिक रूप से अलैंगिक जनन करता है? तो ये करता है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी का पौधा जमीन की सतह पर क्षैतिज रूप से बढ़ने वाले तनों, जिन्हें रनर या स्टोलन कहा जाता है, के माध्यम से नए पौधों का निर्माण करता है। यह कायिक जनन का एक प्रमुख उदाहरण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 34, भेड़िए का वैज्ञानिक नाम कैनिस ल्यूपस है। वैज्ञानिकों द्वारा प्रयुक्त नामकरण की इस द्विपद प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही सत्य नहीं है? तो द्विपद प्रणाली मुख्य रूप से जीवों को बड़े जगतों में वर्गीकृत, ये तो गलत हो जाएगा। द्विपद प्रणाली जो है प्रसिद्ध है स्वीडिश प्रकृति वाली कार्ल लीनियस द्वारा शुरू की गई थी, सही है। द्विपद प्रणाली पृथ्वी के प्रत्येक विशिष्ट प्रजाति के लिए एक अद्वितीय वैज्ञानिक नाम प्रदान करती है, सही है। पहला नाम उस वंश को दर्शाता है जिससे जीव संबंधित, और दूसरा नाम उसकी प्रजाति को दर्शाता है। तो ये भी सही है। तो अपना आंसर आ जाएगा दूसरा, जो कि गलत है। द्विपद द्विपद नामकरण जीवों को सीधे वंश और प्रजाति के स्तर पर एक अद्वितीय नाम देती है। प्रणाली जीवों को बड़े जगतों में परिकृत करने का प्रत्यक्ष कार्य नहीं करती। जगत परिकरण अनुक्रम का सबसे उच्चतम स्तर है, ना कि नामकरण का। अतः कथन एक जो है गलत हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, पौधों की हरी पत्ती का निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक भाग क्लोरोफिल में प्रचुर होता है और अधिकांश प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न करता है? तो ये आ जाएगा अपना पत्ती के ऊपर और निचले एपिडर्मिस के बीच स्थित आंतरिक हरी कोशिकाओं की परत को पर्णमध्योदक या मेसोफिल कहा जाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जहां पौधे का अधिकांश भाग जो है प्रकाश संश्लेषण संपन्न करता है। तो अपना आंसर आ जाएगा मेसोफिल या पर्णमध्योदक। तो ये हो गया अपने 35 क्वेश्चन आज के। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।